नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां भाजपा विधायक दल की बैठक 24 मार्च को होनी तय की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक 24 मार्च को होने जा रही है, जहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बता दें कि योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। 24 मार्च को बैठक होनी है। औपचारिक रूप से विधायक चुनेंगे अपना नेता। बड़ी खबर इस वक्त की आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर लखनऊ से यह खबर सामने आई है। औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 24 मार्च को विधायक दल की यह अहम बैठक होने जा रही है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शाम को 4 बजे करीब 50 से अधिक मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, जो 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, उनसे मिले। उन्होंने कल ही देर शाम को गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की और बताया यह जा रहा है कि दोनों के बीच ये मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक चली है। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया है। तो वहीं शपथ से पहले दोनों की इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक योगी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में करीब 50,000 से अधिक लोग भी उपस्थित होंगे, जिनको पिछली सरकार में सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। तो वहीं बताया यह भी जा रहा है कि इस शपथ समारोह में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा मायावती, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। वहीं इस शपथ समारोह के लिए कई और विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। और वहीं बीजेपी ने शनिवार को विधान परिषद चुनाव के अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, 30 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। प्रदेश में इस समय विधान परिषद की 36 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और इनके नामांकन की प्रक्रिया 15 मार्च को शुरू हो गई थी। आपको बताते चले कि नामांकन की अंतिम तारीख 21 मार्च है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। इनमें से वाराणसी सीट भी एक शामिल है। माफिया की छवि रखने वाले ब्रजेश सिंह वहां के निवर्तमान एमएलसी हैं और विधान परिषद की ये 36 सीटें स्थानीय निकाय कोटे की हैं। बीजेपी ने 2016 के चुनाव में भी वाराणसी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। इसी वजह से ब्रजेश सिंह की जीत आसान हो गई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में वाराणसी सीट पर सपा ने उमेश कुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। आगे आपको बता दें कि वो 21 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। उमेश चिरंगई गांव ब्लॉक के रेमला गांव के रहने वाले हैं और इस समय वो सपा में बूथ प्रभारी स्तर के नेता हैं। तो वहीं लोकदल ने जयराम पांड्या को मैदान में उतारा और ब्रजेश सिंह ने 16 मार्च को ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनकी ओर से 2 सेट में पर्चा दाखिल किया गया है। पर्चा दाखिल करने उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह अपने समर्थकों के साथ गई थी। साथ ही वाराणसी सीट पर 2016 में सपा की मीना सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार ब्रजेश सिंह के बीच कांटे की टक्कर रही थी। इसके बाद भी ब्रजेश सिंह ने मीना सिंह को 1954 वोटों से मात दी थी और उस समय ब्रजेश सिंह को 3038 और मीना को 1084 वोट मिले थे। लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर ब्रजेश सिंह को वॉकओवर देने के मूड में है। तो वहीं यूपी में भी अब शुक्रवार को होली का त्योहार खूब ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। आपको बता दें, इस त्योहार के दौरान तमाम जो लोग हैं वो होली के रंगों में रंगे नजर आए और इस दौरान अलग अलग जिलों में पुलिस कर्मियों ने भी जमकर होली खेली। आपको बताते चलें कि झांसी के पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों ने हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया है। इस दौरान पुलिस के जवान डीजे की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए। साथ ही सिटी एएसपी विवेक त्रिपाठी ने बताया है कि सभी पुलिस कर्मियों को मर्यादा में रहकर होली मनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम रही और गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में भी पुलिस कर्मियों ने जमकर होली का उत्सव मनाया। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि होली के अगले दिन ही पुलिसकर्मियों ने होली मनाई और पुलिस के जवान अपने अपने थाने में ही डीजे पर नाचते और रंग गुलाल लगाते नजर आए। साहिबाबाद थाने में पुलिसकर्मियों
और जो कि जो राम के उन्होंने नारे लगाए हैं और उन्होंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं पे गाने पर भी नाचते नजर आए। मेरठ के सभी थानों में होली मनाई गई और मेरठ पुलिस लाइन में भी होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। साथ ही आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार, एसएसपी प्रभाकर चौधरी भी होली में रंगों में रंगे नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि तमाम एसपी, सीओ, थानेदार और पुलिसकर्मियों ने जमकर होली के त्योहार का आनंद उठाया। पुलिस लाइन में खूब ठुमके भी लगाए गए और इस दौरान आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पानी की बौछार की और बरेली की पुलिस लाइन में होली का त्योहार जमकर मनाया गया। तो वहीं सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि यूपी मंत्रिमंडल के नाम लगभग हुए तय और अब इसके साथ ही आपको बड़ी खबर बताते चलें कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि उप मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अरविंद कुमार शर्मा हो सकते हैं डिप्टी सीएम। यूपी मंत्रिमंडल के नाम पर लगभग तय हो चुके हैं सभी नाम और यूपी मंत्रिमंडल से जुड़ी ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है, जहां यूपी में हो सकते हैं 3 उप मुख्यमंत्री। आपको बता दें कैबिनेट मंत्री अदिति सिंह, अर्पणा यादव भी बनाई जा सकती हैं मंत्री, कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अरविंद कुमार शर्मा भी हो सकते हैं मंत्री। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह हो सकते हैं डिप्टी सीएम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए थे और मंत्रिमंडल को लेकर मंथन किया गया और पूर्व आईपीएस असीम भी मंत्रिमंडल में जगह बना सकते हैं। पूर्व आईपीएस राजेश्वर सिंह हो सकते हैं मंत्री। मंत्रियों के नाम पर आपको बता दें लगभग तय हैं और इसी के साथ ही अदिति सिंह, अपर्णा यादव भी बनाई जा सकती हैं मंत्री। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बात की जा रही है, जहां पर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो नया मंत्रिमंडल बनने जा रहा है उसके नाम लगभग तय हो चुके हैं। तो रायबरेली के मदनखेड़ा गांव के एक मंदिर पर सो रहे पुजारी की तरफ से धारदार हथियार से उसकी हमला कर दिया गया, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई है। आपको बता दें कि गांव के बाहर खेतों में बना हुआ है ये मंदिर, जहां सुबह पुजारी को बुलाने के लिए परिजन जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने खून से लथपथ पुजारी का शव देखा। तो वहीं हत्या की सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कौन है आपके? पिता। कहाँ रहने वाले हो? मदनखेड़ा। कैसे पता चला आपको? आपको पता से ऐसे चला जब सुबह लड़का को भेजे कि जाओ बाबा को जगह लाओ जाए, तो लड़का आवा तो देखे तो खून बह रहा, तो बताई जाए पापा उनके तो बांधे खून बह रहा, जैसे वही कुर्ता से लपेटे रहे। अच्छा। वैसे मुंह दिन रहे। हाँ। तो ये आवत खोल के देखे तो भाग, बताई जाए पापा बाबा खून बह रहा। शाम को कितने बजे आए थे घर पर? घर से आए 10 बजे। 10 बजे? हाँ, खाना खाए के आराम से। और खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां पर जनपद से ये खबर सामने आई, जहां जनपद थाना धिनौली कला में रिपोर्ट दर्ज कराने गए पीड़ित पर पुलिस द्वारा लाठी बरसाए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच करवाई जा रही है। तो वहीं जानकारी के अनुसार पिलुआ थाना क्षेत्र के ये खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि मोड़ पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद जब उसका बेटा और अन्य परिजन थाना धिनौली कला में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। भद्दी भद्दी गालियां भी इस दौरान दी गई और पीड़ित का यह भी आरोप है कि पुलिस द्वारा उसको और उसके चाचा को बेरहमी से मारा पीटा गया। जब अन्य ग्रामीण वहां पहुंचे तो पुलिस की ओर से उन पर लगभग 50 से 60 राउंड फायरिंग भी की गई। हम गए हमारी बुआ के ससुर खत्म हो गए थे, वहाँ से वापस लौट के आ रहे थे। हमको लगी पेशाब, वहाँ ठाड़े का हमने 60 में खड़ी थी, वो एक ईद वाला बहुत स्पीड में और मार के चला गया। मेरे खैयाम से उतर के ऊपर गया तब तक मेरे पापा एक्सपायर वहीं पे। फिर उसके बाद आपने क्या किया? हमने एक एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल लाई, वहाँ से थाने में ले गए। थाने में हम 2 पुलिस वाले थे, उनकी बाबूजी हमारी जहाँ पड़ती हो तहाँ पे उसको लिखवा दो तो हम अपने माँ बाप को यहाँ ले जाए। तो पुलिस वाले ने बोला यहाँ कोई नहीं है,
तो हमने बोला यहीं पे करवा दो, कि हम नहीं कर पाएंगे। आज थाना बुआ क्षेत्र में नगरिया मोड़ पर एक बाल कासिमपुर इधर से अपने परिजनों के साथ आ रहे थे, इसको गाड़ी टक्कर मारी थी और मौके पे उन लोगों को लेके अस्पताल में उनकी डेथ हो गई थी। उसको लेके थाना निभौली कलाया है और वहाँ पे इन्होंने जो है अग्रिम कार्रवाई ले अनुरोध किया। तो इसमें कुछ थाना स्टाफ से कुछ कहा सुनी है, जिसको लेके कुछ लोग आक्रोशित हुए और थाने पे कुछ इस मौके पे पूरी कार्रवाई की छानबीन की जा रही है घटना की और इसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जाता है कि जब पथराव किया गया तो पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की गई थी। नहीं, इस पूरे प्रकरण की अभी जाँच की जा रही है। अभी खबर सीतापुर से है, जहां 18 साल की लड़की ने दिमागी संतुलन खराब होने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। आपको बताते चलें कि यूपी के सीतापुर में रहने वाली सुमन देवी ने सुबह 9 बजे अपने घर के अंदर छप्पर में अपने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के पिता राम नरेश अपनी ससुराल गए हुए थे और सूचना मिलने पर आनन फानन में घर पहुंचकर जब देखा तो उसकी बेटी फंदे पर झूलती नजर आई। तो वहीं आपको बता दें कि सूचना थाना इमलिया में दी गई और मौके पर पुलिस प्रशासन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है। जो घर है जब नारायण साहब तो कब भैया का बताइए हम। अच्छा, आप कहाँ गए थे? हम ससुराल गिरा निकल लेते कहीं हैं। अब है पहुँचे ना। आपको सूचना मिली तब आए? हाँ। क्या नाम है लड़की का? सुमन। उम्र क्या होगी? 18 साल की लड़की है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राम नरेश। कौन सा गाँव है? नाम अच्छा, आपकी लड़की है? अच्छा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। आगरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर एक गैस गोदाम में सिलेंडर फटने से धमाका हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से सामने आई है, जहां आपको बताते चलें कि गैस गोदाम में सिलेंडर फट गया, जिससे एक कर्मचारी की मौत हो गई है। खाना बनाते समय सिलेंडर फटने का यह हादसा हुआ है। जहां आपको बताते चलें कि आगरा से एक खबर है, मिथिलेश गैस एजेंसी में सिलेंडर फटा है, जिसके कारण एक शख्स की मौत हो गई है। खाना बनाते समय ये सिलेंडर फटने की घटना सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां पर सिलेंडर फटने से एक हादसा हो गया। अस्पताल ले जाते वक्त कर्मचारी की मौत हो गई है। दरअसल सिलेंडर फट गया और कर्मचारी उस वक्त खाना बना रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ और इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय घायल कर्मचारी ने दम तोड़ दिया है। आगरा के थाना इरादत नगर के गांव रहलई का यह पूरा मामला है, जहां पर एक गैस एजेंसी में यह हादसा हुआ। गैस सिलेंडर फटने की वजह से कर्मचारी की मौत हो गई। तो इस जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। ये मामला सामने आया है, जहां आपको बताते चलें कि इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, तो वहीं उन घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। मामला लखीमपुर का है, जहां पर कोतवाली निघासन में आने वाली 2 ग्राम पंचायतें गदियाना और मुरगाहा के बीच में आने वाली जमीन पर यह विवाद भड़का है। आपको बता दें, इस विवाद के चलते पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी की गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं एक आदमी के पेट में गोली भी लगी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो सामने आया है जहां पर ये विवाद हो रहा था और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ट्रेन का इंतजार कर रही एक महिला यात्री से रेप का मामला सामने आया है। दरअसल प्रतीक्षालय में बैठी ये महिला शौचालय में टॉयलेट गई थी और इसी दौरान उसके साथ ये वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल महिला से शौचालय संचालक अन्ना ने रेप किया है और घटना के समय पति सामान लेने गया था और लौटकर खोजबीन करते हुए पहुंचा तो शौचालय में पत्नी बेसुध पड़ी मिली। सुबह में करीब 4 बजे इस घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के भाइयों को हिरासत में लिया और पीड़िता की तहरीर पर अन्ना के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आरोपी की तलाश में पुलिस जुट चुकी है और नगर कोतवाली इलाके की यह घटना है।
बताया यह भी जा रहा है कि अंतु थाना इलाके का एक युवक अपनी पत्नी के साथ प्रतापगढ़ जंक्शन के प्रतीक्षालय में कहीं जाने के लिए एक ट्रेन का इंतजार कर रहा था। सुबह में पति खाने पीने का सामान लेने बाहर गया। कुछ ही देर बाद जब वो वापस लौटा तो पत्नी अपनी जगह पर नहीं थी। जब खोजबीन की गई और इधर उधर खोजने के बाद शौचालय की तरफ जब पति बढ़ा तो वहां पर उसने अपनी पत्नी को बेसुध अवस्था में पड़ा पाया। किसी तरह से पत्नी सामान्य हुई तो उसने बताया कि शौचालय में घुसने के बाद पीछे से शौचालय कर्मी घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की नजर आरोपी पर पड़ी तो पति को बताया कि जिसके बाद उसका पति आरोपी युवक से भिड़ गया। आरोपी का स्टेशन के बाहर ही घर है और विवाद की जानकारी पर उसके घर के लोग भी आरोपी के साथ मिलकर पीड़िता के पति के साथ मारपीट करने लगे। फिर आरोपी मौका पाकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आपको बता दें कि इस मामले को दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सदना थाना क्षेत्र से एक खबर है जहां पर खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि रात का अंधेरा शुरू होते ही खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं। रातों रात खनन करके सुबह होने से पहले ही जेसीबी समेत ट्रैक्टर ट्रॉली मौके से गायब हो जाती है। हाल फिलहाल में मुखबिर की सूचना पर शनिवार की रात को थाना क्षेत्र के धरौली पहुंची सदना पुलिस की टीम ने धरौली निवासी चौधरी के खेत में खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी को पकड़कर सीज करते हुए खनन अधिकारी को मामले की जानकारी दी। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों के मुताबिक अक्सर ही क्षेत्र में जेसीबी से ईंट भट्टे के लिए खनन होता रहता है। इस बार भी खनन हो रहा था और पुलिस के पहुंचने की सूचना खनन माफियाओं को पहले ही हो गई थी। इसी के कारण 3 ट्रैक्टर ट्रॉली मौके से फरार हो गई। और इसी बीच शाहजहांपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें शाहजहांपुर से एक खबर है जहां पावर हाउस के ट्रांसफॉर्म में भीषण आग लग गई। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर भीषण आग लगने की, जहां पर पावर हाउस के ट्रांसफॉर्मर में ये भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। आपको बता दें आग लगने से अफरा तफरी मच गई है, जिसकी वजह से लोगों में भी दहशत का माहौल है। धू धू कर जल चुका है ट्रांसफॉर्मर। आपको बताते चलें बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। मौके पर हालांकि दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और ट्रांसफॉर्मर में ये आग लगी है। रौजा थाना क्षेत्र के पावर हाउस का पूरा मामला है, जहां पावर हाउस के ही एक ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई है। पूरी खबर शाहजहांपुर की है, जहां पर ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पावर हाउस के ट्रांसफॉर्मर में ये आग लगी है और इसी के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि लोगों में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। धू धू कर ट्रांसफॉर्मर जलता हुआ देखा जा रहा है। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चलेंगे पावर हाउस के एक ट्रांसफॉर्म में भीषण आग लग गई है। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन दमकल विभाग की जो गाड़ी है मौके पर पहुंच चुकी है। ट्रांसफॉर्मर में लगी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म में ये आग लगी है और कितनी भीषण तरीके से ये आग लग रही है। और इसी की वजह से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। आसपास के क्षेत्र को जो है खाली करवा लिया गया है और लोगों में इस वक्त दहशत का माहौल है। रौजा थाना क्षेत्र के पावर हाउस का ये पूरा मामला है, जहां पर ट्रांसफॉर्म में अचानक आग लग गई और आग ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि इसके बाद पावर हाउस के आसपास ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि अमेठी से सामने आई है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के ही बाहर एक कुएं में एक और युवक का शव मिला है, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
तो वहीं आपको बता दें कि सुबह जब गांव के लोग बाहर निकले तब कुएं में युवक का शव तैरता हुआ दिखा। ग्रामीणों ने युवक के घर वालों को बताया तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया और मामले की तहकीकात की गई। आपको बता दें कि परिजनों के मुताबिक बीती देर रात से घर से शौच करने के लिए निकला था यह युवक और वहीं युवक का शव मिलने से अब परिजनों में कोहराम मच गया है। तो वहीं आपको बता दें पूरा मामला अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाल क्षेत्र के पलिया चंदापुर का है। टाइम कुछ नहीं था, झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं हुआ, संजय वही खा कर गए। 2-2:30 बजे उठे और जब 2:30 बजे उठे टरिया खोले लगे तो देखे हमारा वहाँ बिल्कुल गए तो बोतल ले करे झाड़े जाना भैया हमका कहाँ बताया कि कहाँ वहाँ वहाँ के नहीं ला कुछ घंटा 1.5 घंटा नहीं तो बोतल नहीं लेके गए लेकिन यारी बात नहीं उसे। तो वहीं यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से लगातार क्रूड ऑयल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। तो वहीं माना जा रहा है कि जल्द ही कीमतें नहीं घटी तो पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। ऐसे में अमेरिका के प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस ने भारत को कम कीमतों पर क्रूड ऑयल देने का प्रस्ताव दिया, पर मौजूदा हालातों में तमाम प्रतिबंधों से घिरे रूस का प्रस्ताव भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये देखेंगे इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों के जवाब में तमाम बड़े देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही साथ नाटो के खिलाफ रहे रूस पर सख्त रुख अपनाए जा रहे हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है और ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस ने भारत को कम कीमतों पर क्रूड ऑयल देने का प्रस्ताव भी दिया और भारत भी इस डील को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है। तो वहीं माना ये भी जा रहा है कि रूस से सस्ता क्रूड ऑयल आने से देश में पेट्रोल डीजल के दाम और कम हो सकेंगे और साथ ही इससे इकोनॉमी को भी राहत का बूस्टर डोज मिलेगा। पर इससे पहले समझते हैं कि आखिर किन देशों से भारत अभी तेल का इम्पोर्ट करता है। ओपेक क्रूड ऑयल उत्पादक देशों का एक संगठन है और दुनिया भर में बेचे जाने वाले क्रूड ऑयल का 60% उत्पादन यहीं होता है। हालांकि रूस ओपेक देशों में शामिल नहीं है, लेकिन साल 2017 के बाद से ये ओपेक के साथ तेल उत्पादन की सीमा तय करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा नहीं बढ़े। देखा जाए तो दुनिया के क्रूड ऑयल का 12% उत्पादन रूस में, 12% सऊदी अरब में और 16 से 18% उत्पादन अमेरिका में होता है और भारत भी अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है और इसमें से 60% खाड़ी देशों से लेता है। और वहीं क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करने के लिए भारत सऊदी अरब और अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है और भारत इसके अलावा इराक, ईरान, ओमान, कुवैत और रूस से भी तेल लेता है और कुछ स्पॉट मार्केट यानी खुले बाजार से भी खरीदता है और जबकि रूस से भारत सबसे कम यानी कि 2% क्रूड ऑयल ही तेल इंपोर्ट करता है, जिसके भविष्य में बढ़ने की पूरी संभावना है। और वहीं भारत क्रूड ऑयल और अन्य वस्तुओं को रूस से रियायती कीमतों पर लेने पर अब विचार कर रहा है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत रूस से और क्रूड ऑयल खरीद सकता है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने भी हाल में कहा है कि अगर भारत रूस से क्रूड ऑयल लेता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है और साथ ही इससे किसी प्रतिबंध का भी उल्लंघन नहीं होता। तो हाँ, भारत रूस से तेल इंपोर्ट कर सकता है। गौरतलब है कि इसी बीच कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने भी रूस से सस्ती कीमतों पर 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खरीद की है और वहीं बताया जा रहा है कि एक ट्रेडर के माध्यम से ये सौदा 20 से $25 की छूट पर हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने पर केवल अमेरिका में प्रतिबंध लगे और भारत फिलहाल रूस से तेल खरीद तो सकता है, हालांकि पेमेंट में परेशानी आ सकती है। और वहीं कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत और रूस रुपए और रूबल में कारोबार के बजाय बार्टर सिस्टम की तर्ज पर कारोबार कर सकते हैं, जैसे ईरान पर प्रतिबंध के दौरान भारत ने किया था। तो वहीं अगला बड़ा सवाल आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने से क्या दाम में कमी आएगी। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे में जब क्रूड ऑयल के दाम में तेजी है तो और भारत अपने पारंपरिक निर्यातकों से कीमतों पे कुछ बार्गेन करने को कह सकता है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत तेल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है
जहां 5.2 मिलियन बैरल तेल की खपत रोज होती है। और अगर रूस से भारत 1 लाख या 2 लाख बैरल तेल मंगवा भी लेता है तो इससे भारत में तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वहीं विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर रूस वास्तव में भारत का मित्र है और वहां पर तेल इतना ही सस्ता है तो भारत को वहां तेल और गैस के जो भंडार में उनमें हिस्सेदारी खरीदनी चाहिए। और अगर रूस सस्ते तेल की पेशकश कर रहा है तो उसे हमें हिस्सेदारी देने में परहेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमने वहां पहले ही 16 अरब डॉलर के तेल के कुएं खरीद रखे और इस तेल को हम वहीं बेच देते हैं क्योंकि इस समय रूस के तेल के दामों में 40% तक की कमी आ चुकी है और ऐसे में वहां तेल और गैस के भंडारों में हिस्सेदारी खरीदना सस्ता पड़ेगा और साथ ही ये हमारी जरूरतों को लंबे समय के लिए पूरा करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में हमें कमी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता हो जाता है तो कीमतों में और कमी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।